हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपेसिटेंस, हमारा टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। आज इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों चार्जेस को शेयर करेंगे आपस में। किस पैटर्न पे शेयर करेंगे, कितना कितना शेयर करेंगे, वो सब चीजें भी आपको बताऊंगा। उसके बाद शेयरिंग के बाद इन पे चार्जेस कितने होंगे ये भी बताऊंगा। शेयरिंग के बाद इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या कुछ एनर्जी लूज होगी या गेन होगी। पहली चीज एनर्जी लूज होनी चाहिए, एनर्जी गेन तो होगी नहीं, क्योंकि बाहर से कोई वर्क डन नहीं किया। जो कर रहा है ये सिस्टम कर रहा है। जब जब सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी किस फॉर्म में कम हो सकती है, दो फॉर्म्स में कम हो सकती है। या तो एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ सम अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आज के टॉपिक में मैं कवर करने जा रहा हूं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, उसके बेसिस पे मैं कुछ और डिस्कशंस करूंगा। साथ ही साथ अगर आप एक कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, एक ना इंसर्ट करके मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट करें, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या चेंज आनी चाहिए, वो चीजें भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट, तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। लेट्स इमेजिन टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2। हमने बेटा दो कैपेसिटर्स लिए, एक की कैपेसिटी C1, एक की कैपेसिटी C2। दोनों को चार्ज किया। जैसे ही दोनों को चार्ज किया तो दोनों की प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। सपोज कैपेसिटर 1 की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 एंड कैपेसिटर 2 की प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2। तो दोनों की कैपेसिटीज पता है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस पता है कि प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो क्या इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं दोनों पे चार्जेस कितने कितने होने चाहिए। कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज है Q1 दैट शुड बी इक्वल टू C1 into V1, isn't it? फंडामेंटल फार्मूला यही था, Q is equal to CV। और कैपेसिटर 2 की प्लेट्स के क्रॉस कितना चार्ज होना चाहिए, Q2 दैट मस्ट बी इक्वल टू C2 into V2, isn't it? ये तो हमें पहले से पता है। अब क्या होगा, जैसे आप पहले ये दोनों अलग लगते हैं, जैसे इन दोनों को कनेक्ट किया, मे बी चार्ज कैपेसिटर 1 से 2 की ओर फ्लो करे, मे बी 2 से 1 की ओर फ्लो करे। सोचिए कहां से कहां ये फ्लो करना चाहिए। चार्जेस की प्रॉपर्टी है बेटा, चार्जेस फ्लो करते हैं हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो। हाँ पॉजिटिव, बार बार कह रहा हूं, जब भी हम सिर्फ चार्जेस वर्ड बोले तो आपको समझ आना है हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। सो अब डिपेंड करता है V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। अगर तो V1 बड़ा होगा तो चार्ज यहां से इधर फ्लो करेगा 1 से 2 की ओर। अगर V2 बड़ा होगा तो चार्ज 2 से 1 की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल टू लो चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा बेटा जी, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और वो जो दोनों का बराबर पोटेंशियल आएगा, दोनों का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। और वही कॉमन पोटेंशियल हमें डिटरमिन करना है कितना है। फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपके सामने लिखा, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। कैसे आया ये फॉर्मूला, अगेन बेटा स्टार्टिंग में आपको एक चीज कही थी, कैपेसिटेंस में फंडामेंटल फॉर्मूला है Q is equal to CV। इसी को ओवर एंड अगेन हम यूज करते हैं। यहां पे भी Q1 Q2 ये उसी फॉर्मूले से मैंने लिखा है। उसके बाद अगर हम यहां पे आए, अब हमें चाहिए कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, V क्या होता है, Q अपॉन C होता है कि नहीं। यहां से देखें, सो Q कौन सा, Q नेट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो जो टोटल चार्ज है बेटा, क्या वो Q1 प्लस Q2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जब बेटा है ही दो कैपेसिटर्स तो वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब टोटल चार्ज क्या हो गया, C1 V1 प्लस Q2 क्या, C2 V2 और डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो आ गया ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि हमने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, V इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज कौन सा, दोनों का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस दोनों की कंबाइंड, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, C1 प्लस C2। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ यहां पर एक डाउट और हो सकता है, यहां मैंने कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। अगर ऐसा ना करते, उल्टा करते, पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट करते और दूसरे की नेगेटिव, पहले की नेगेटिव को दूसरे की पॉजिटिव से अगर हम कनेक्ट करते तो क्या होता,
उस केस में बेटा टोटल चार्ज के लिए आप Q1 प्लस Q2 ना करके Q1 माइनस Q2 करते हैं। ये याद रखिएगा, याद रहेगा ये आपको, समझ आई बात? क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में ही शेयर कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, अगर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव होता तो कुछ नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता, थोड़ा चार्ज कम हो जाता कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस। तो वहां पर क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी। इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं हम इसको, तो तब ये जो कॉमन पोटेंशियल V है ये Q1 माइनस Q2 अपॉन कैपेसिटी तो वही रहेगी C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दैट्स इट। ये कब, जब ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे, राइट। चलिए फिलहाल इस पोलैरिटी पे हमने कनेक्ट कर दिया, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब इसके बाद दोनों कैपेसिटर्स पे चार्जेस क्या क्या होंगे, तो न्यू चार्जेस अब कितने, पहले तो चार्जेस हमें पता है कितने कितने थे, Q1 Q2। अब नए वाले चार्जेस को मैं नाम दूंगा Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है बेटा, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, और ये हो जाएगा C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, isn't it? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चार्ज होता क्या है, C इंटू V। अब V दोनों का बराबर है, तो अब दोनों पे चार्ज कितना होगा, C1 इंटू V और C2 इंटू V रिस्पेक्टिवली। आप चाहें तो इसकी टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, V की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। सो ये आ जाना चाहिए C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2, और यहां पे कितना हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2। बस इतनी सी चेंज है। कैपेसिटर 2 पे फाइनली चार्ज होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2, एंड कैपेसिटर 1 पे जो होगा वो होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2। सिंपल, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, आप इसको बस यहां तक याद रख सकते हैं, बाकी V की ये वैल्यू उठा के पुट की, राइट। ओके, अब अगर चार्ज जब यहां से कैपेसिटर 1 से 2 या 2 से 1 की ओर फ्लो कर रहा हो तो कुछ एनर्जी लूज होगी। क्यों लूज होगी, सबसे पहली चीज बेटा, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है ये सुपर कंडक्टर तो हो नहीं सकती जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एनीवे, इनकी कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। जब रेजिस्टेंस होगी तो किसी भी रेजिस्टर में से अगर करंट फ्लो करे तो उसमें हीट पैदा होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में लूज हो सकती है, एक तो एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज हो सकती है, दूसरा कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा हो, रिमेंबर एक्सेलरेटेड मोशन में हो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जब चार्ज स्टैटिक था, अचानक से इधर या इधर से इधर फ्लो करेगा तो एक्सेलरेट होगा। जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी। तो याद रखिएगा बेटा, एनर्जी किस फॉर्म में लूज होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फाइन। अब हमसे अगर कोई ये पूछे कि कितनी एनर्जी लूज होगी, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने डायरेक्ट लिख के रखा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। कैसे आया, तो चलिए जरा क्विकली ये डिराइव करके चेक करते हैं। सबसे पहले U इनिशियल, अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या इनिशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो दोनों में स्टोर्ड है, U इनिशियल दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड के लिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो कैपेसिटर 1 में ये है और कैपेसिटर 2 में ये है, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब फाइनल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, U फाइनल मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू C नेट इंटू V का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर अगेन। हाँ, C किसका ले रहे हैं, दोनों का कंबाइंड C ले रहे हैं, दोनों की टोटल कैपेसिटेंस ले रहे हैं, और V कौन सा, दोनों का V बराबर है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल V विच इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये आना चाहिए, यस नो। तो फाइनली ये पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहां पे C1 प्लस C2 का स्क्वायर और यहां पे C1 प्लस C2 है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। सो आपके पास बचेगा हाफ
C1 V1 A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 प्लस ट्वाइस C1 C2 प्लस ट्वाइस AB C1 C2 V1 V2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिंपली C1 प्लस C2, क्योंकि यहां पे भी C1 प्लस C2 था और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 का स्क्वायर था, तो ये आ जाना चाहिए कि नहीं। ओके, तो ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है डेल्टा U डिटरमाइन करना, डेल्टा U। सो व्हाट शुड डेल्टा U बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि इनिशियली ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ इस प्रोसेस में एनर्जी लूज होगी। तो U इनिशियल की वैल्यू आपके पास है, U फाइनल की वैल्यू आपके पास है, राइट। 1/2 तो कॉमन है, तो क्यों ना मैं 1/2 को पहले ही कॉमन रख दूं। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, U इनिशियल से बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, राइट, माइनस इस फैक्टर को माइनस कर दो, 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, तो ये हमारे पास होना चाहिए, राइट, दिस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहां पे भी 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया C1 प्लस C2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखते हैं क्या आता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय C1, पहले C1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 दिस इनटू दिस इनटू V1 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद प्लस बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, C2 स्क्वायर C2 इंटू C1 C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बेटा, यहां पे स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ऑलरेडी ये वैल्यू मैं यहां पे ले चुका हूं, U फाइनल वैल्यू आई थी, ठीक है। सो इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना, अगर आप यहां देखें, दैट इज माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, यही आना चाहिए कि नहीं। देखिए जैसे आप इस ब्रैकेट को और होल डिवाइडेड बाय दिस, ये कॉमन है डिनोमिनेटर सबका, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके अंदर सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बाहर नेगेटिव है। अब बचा आपके पास ये टर्म और तीसरी ये टर्म, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में देखिए कुछ कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 इज कॉमन, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं हाफ, अब C1 C2 को भी हमने कॉमन ले लिया अपॉन C1 प्लस C2 इंटू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू, now we have beta yes it is V1 square plus V2 square minus twice V1 V2। I'm sorry यहां मेरे से लिखने में कुछ गलती हो चुकी है, तो it is basically C1 C2 upon C1 plus C2। I'm sorry ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे से जल्दबाजी में। so आप देखिए इसको, ये क्या आ रहा है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 plus C2 होल मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है, ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर, इजंट इट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये देखिए यही पार्ट आ चुका है। आई एम सॉरी वो स्टार्टिंग में लिखने में गलती हो गई थी, तो हो सकता है मैं इसको वीडियो में एडिट कर दूं, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी लूज होगी, फाइन। तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं। बेटा कुछ और चीजें क्विकली डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर प्लेट्स के बीच का मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है।
अगर किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो ये कैपेसिटी इसी के k टाइम्स हो जाती है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने पे। अगर आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं जिसकी थिकनेस है t, तो यही कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी। और अगर कंडक्टिंग की जगह यही स्लैब डाइलेक्ट्रिक हुई तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। हाँ, यहां पे बेटा जी A क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, D क्या है, टोटल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर किसी कैपेसिटर के बीच, प्लेट्स के बीच की स्पेस को आप किसी कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक से फिल करें, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा अलग अलग नेचर के डाइलेक्ट्रिक स्लैब से अगर आप उसको फिल करें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, ये पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, पहले लॉजिक पकड़ेंगे, बाद में शॉर्टकट फॉर्मूला भी दे दूंगा। सपोज इस तरह से अब आपसे मान लीजिए कहा गया कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटर इज सी नॉट, तो पक्की बात है सी नॉट क्या होना चाहिए, सी नॉट मस्ट बी इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने वहां लिखा है राइट साइड पे, दैट शुड बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इजंट इट। अब आपसे पूछा नए वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी जब ये दोनों डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए वो सी नॉट के कितने टाइम्स हो गई है, तो आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे। बेटा आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसको एक अलग कैपेसिटर कंसीडर कर लो, इसको दूसरा कैपेसिटर कंसीडर कर लो। तो आप इसको इस तरह से देख लो कि आपने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ये आ गया कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2, तो C1 और C2 को आपने सीरीज में कनेक्ट किया। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो, मतलब एरिया ऑफ ईच स्लैब इज सेम जो एरिया ऑफ ईच प्लेट है, सिर्फ सेपरेशन को आपने डिवाइड किया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। फिलहाल मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले d/2 में डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और अगले d/2 में हमने एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो आपकी बार कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए बेटा जी, देखते हैं। तो देखिए C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही है, D की जगह क्या आ गया, d/2 आया कि नहीं, और साथ ही साथ हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया, डाइलेक्ट्रिक फिल करें तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है। तो ये एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, d/2, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d/2 हो जानी चाहिए थी अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता, बट डाइलेक्ट्रिक है तो ये इसके इतने टाइम्स होगी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और एप्सिलॉन नॉट a बाई d क्या है, C नॉट। सिमिलरली अगर इसके अंदर आपने दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, तो यहां पे इसकी कैपेसिटी भी C2 कितनी हो जानी चाहिए, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस K2 C नॉट, राइट। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद है, 1/C सीरीज इज 1/C1 प्लस 1/C2। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर्स हो तो दो कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, उसी फॉर्मूले से आया, आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये करके देखेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस K1 C नॉट इंटू ट्वाइस K2 C नॉट, और डिनोमिनेटर में जब दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस और C नॉट कॉमन आ गया, अंदर आ गया K1 प्लस K2। तो देखो 2 और 2 कैंसल आउट हो गए, C नॉट कैंसल आउट हो गए, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यू आर जस्ट लेफ्ट विद दिस ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होल मल्टीप्लाइड बाय C नॉट। ये इस केस में आया, ठीक है। वैसे ही बेटा अगर इस तरह से एरिया वाइज दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला कैपेसिटर अलग जिसकी कैपेसिटेंस C1, नीचे वाला अलग जिसकी कैपेसिटेंस C2, और अब हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे भी पॉजिटिव है, दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है और दोनों की नेगेटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है, तो आप इनको पैरेलल में कंसीडर कीजिए। हाँ, अब की बार C1 C2 क्या होना चाहिए, देखो डाइलेक्ट्रिक फिल किया K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, अब एरिया कितना हो गया, a/2 हो गया कि नहीं, दोनों का एरिया a/2 है अपॉन d, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं K1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a/d C नॉट। सिमिलरली जो C2 है क्या हम उसे लिख सकते हैं K2 अपॉन 2 इंटू C नॉट, बिल्कुल ऐसे ही वहां पे भी एप्सिलॉन नॉट a/2 आ जाएगा अपॉन d आ जाएगा, और यहां क्या आएगा K2। अब चूंकि पैरेलल में है तो इस केस में नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जानी चाहिए, दैट शुड बी C1 प्लस C2, और जब आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट हाफ K1 प्लस K2 इंटू C नॉट।
तो इस केस में सी नेट की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। पिछले केस में ये आ रही थी। बस आपको लॉजिक क्या याद रखना है, फंडामेंटल फॉर्मूले कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वहां से फंडामेंटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय, जैसे यहाँ पे डी हाफ हो गया तो डी बाय 2 आ गया, और डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो इनटू के, यहाँ एरिया हाफ हो गया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 अपॉन डी, डी तो सेम है दोनों के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या था, सी नॉट, उसकी जगह मैंने सी नॉट पुट किया तो ये आ गया के वन बाय 2 सी नॉट। तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं K1 प्लस K2 अपॉन 2, K1 प्लस K2 अपॉन 2, तो मतलब K1 और K2 का मीन ले लिया गया यहां पे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे बेटा आप इन्हीं फॉर्मूले को जनरलाइज करके भी रख सकते हैं। मान लीजिए किसी कैपेसिटर को, पहले इस पे आते हैं बेटा, इसी तरह से एरिया वाइज हमने n इक्वल पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया। कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया, n पार्ट्स में। पहले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिल किया K1, दूसरे में K2, तीसरे में K3, सो ऑन अप टू ये जो nth पार्ट होगा लास्ट में, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया n। तो कितने पार्ट्स हो गए, n पार्ट्स। अगर इस तरह से कोई कैपेसिटर है, ओरिजिनल कैपेसिटी उसकी सी नॉट है, और इस तरह से आपने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल की है, तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इस बार इसकी कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए, दैट शुड बी K1 प्लस K2 सो ऑन अप टू Kn डिवाइडेड बाय n, मीन वैल्यू ऑफ K इनटू सी नॉट, राइट। इसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। यहां 2 थे, अगर 3 होते तो यहां एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3 आ जाता, तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा होता। वैसे ही बेटा इस केस में अगर आप प्लेट्स की सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये पहला डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यहां पे दूसरी स्लैब K2, सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ स्लैब्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn। तो यहां डायरेक्ट आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं बेटा, ये शॉर्टकट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए होते हैं, मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो यहां पे C की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपने कितनी स्लैब्स इंसर्ट की, n, यहां कितनी इंसर्ट की थी 2, n इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाय, देखो अगर इस K1 K2 को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं यहां से उठाकर, तो यही फॉर्मूला क्या आ जाना चाहिए, 2 सी नॉट अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, तो डिनोमिनेटर में 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 सो ऑन अप टू 1 बाय Kn। कैन इट बी रिटन लाइक दिस, गॉट इट। इसी को बेटा आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हमने कैपेसिटेंस की कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा था, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। याद आया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो यहां पर बहुत सारी स्लैब्स आपने इंसर्ट की हैं, तो यहां पे आ जाना चाहिए डी माइनस टी वन प्लस टी टू सो ऑन अप टू टी एन प्लस टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू सो ऑन अप टू टी एन अपॉन के एन। ये फॉर्मूला आप सीधा देख सकते हैं। यहां पे बेटा इसमें और इसमें फर्क क्या था, यहां पे मैंने क्या माना था कि सबकी थिकनेस हमने बराबर रखी है, सबकी थिकनेस बराबर थी, लेकिन यहां सबकी थिकनेस बराबर नहीं है। अगर अलग अलग है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात पक्की है कि इन सब का जो सम है वो d के बराबर होगा, तो d माइनस डी 0 हो जाएगा। तब आपकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाना चाहिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 सो ऑन अप टू Tn अपॉन Kn। तो फिलहाल मैंने क्या इमेजिन किया था कि सबकी थिकनेस बराबर है इस कंपाउंड स्लैब के अंदर। अगर सबकी थिकनेस बराबर नहीं है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, सबकी थिकनेस अलग अलग है, तो आप ये वाला फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन सिंपल T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 सो ऑन अप टू Tn अपॉन Kn, राइट। हाँ जी बेटा, थोड़ा कम टाइम के अंदर क्विकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं।
जिसके बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन अक्सर इस तरह से आता है, अ कैपेसिटर इज चार्ज कंप्लीटली। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या ये कहा जा सकता है देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, या कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करूंगा। सो कैपेसिटर इज चार्ज कंप्लीटली, फिर इन दोनों में से कुछ एक कहा जाएगा, अदर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज लाने को कहा जाएगा, कोई ऐसी चेंज लाई जाएगी जिससे कैपेसिटी बदल जाए कैपेसिटर की। मे बी प्लेट की सेपरेशन बढ़ा दी जाए, प्लेट की सेपरेशन कम कर दी जाए, डी को बदलने से कैपेसिटी बदलेगी। मे बी ऐसा हो कि कहा जाए प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जानी चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसी चेंज लाने को कहा जाएगा जिससे इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बदलेगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, फाइंड चेंज इन कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सपोज ओरिजिनल कैपेसिटी जो है दैट इज सी, ओरिजिनल कैपेसिटी सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो नई वाली कैपेसिटी जो सी डैश है वो क्या होनी चाहिए, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दैट मींस इट विल बिकम के टाइम्स सी। सो कैपेसिटी में क्या चेंज आएगी, दैट विल बिकम के टाइम्स सी। ये यहां पर भी यही रहेगा और यहां पे भी, सी डैश इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स सी। सो दोनों केसेस में चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी बैटरी पे डिपेंड नहीं करेगी, हाँ बैटरी की वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना स्टोर करता है इसकी अपनी कैपेसिटी अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, प्लेट एरिया, सेपरेशन और बीच मीडियम पे। तो अगर आपने बीच में मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए, दैट शुड बिकम के टाइम्स, राइट। दूसरी चीज आपसे पूछी गई चार्ज स्टोर्ड, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। तो जब भी आपसे कहा जाए बैटरी डिस्कनेक्टेड तो फंडामेंटल चीज याद रखिए, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड पक्की बात है चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, चार्ज कैन नॉट चेंज। देखिए बैटरी अगर कनेक्टेड होगी चार्ज आ सकता है, कैपेसिटी बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, कैपेसिटी कम करोगे तो चार्ज कम हो जाएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है। बट अगर बैटरी हटा ही दी, कैपेसिटर की प्लेट्स आइसोलेट होगी, अब बाहर ना चार्ज जा सकता है ना नया चार्ज आ सकता है। अब कैपेसिटी बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो, क्या नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। तो ये याद रखिएगा, बैटरी अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज नहीं बदलने वाला, और अगर बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है। बैटरी का काम है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ये याद रखिएगा अच्छे से, ये वर्ड अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब चार्ज ना आ सकता है ना जा सकता है, तो चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। बैटरी केप्ट कनेक्टेड, बैटरी का काम है वी मेंटेन करना, वी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए वन बाय वन चलते हैं यहां पे। तो यहां पे हम बात करते हैं चार्ज स्टोर्ड में क्या चेंज आएगी। ओरिजिनली चार्ज कितना था Q, दैट इज C इंटू V। अब यहां पे क्या V तो कांस्टेंट है, तो नया वाला चार्ज Q डैश कितना होना चाहिए, C डैश इंटू V, और C डैश कितना हो गया K टाइम्स CV, यानी कि चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा K टाइम्स Q। सो आपको चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू मिल गई, कितना चार्ज स्टोर्ड हो गया K टाइम्स, ओरिजिनल चार्ज के K टाइम्स। क्यों, कॉमन सेंस की बात है, सप्लाई सेम है, वोल्टेज सेम है, बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटी K टाइम्स होगी। कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, सिंस कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी बढ़ी तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अब चार्ज कितना हो जाएगा K टाइम्स द ओरिजिनल चार्ज Q, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, सो V इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं नया वाला V डैश पोटेंशियल और पुराना वाला पोटेंशियल V दोनों बराबर है, पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अब बेटा बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड। यहां पर तो हम Q की चेंज भी डिटरमिन कर चुके हैं, V का भी पता और C का भी पता है। अब एनर्जी स्टोर्ड के तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बट अगर बीच की ये चीजें ना पूछी होती, डायरेक्ट एनर्जी स्टोर्ड पूछा जाता आपसे कि इसमें कितनी चेंज आ रही है, तो एनर्जी स्टोर्ड का वो फॉर्मूला उठाइए जिसमें वो वाले दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, Q, C और V में से वो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो, एक जो बदल रही है और एक जो कांस्टेंट है। बदल कौन सी रही है, C, कांस्टेंट क्या है, V। अब तो जैसे यहां पे तो आपको Q के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप कुछ भी ले लो। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता तो इट इज बेटर कि आप ये फॉर्मूला उठाएं, हाफ CV स्क्वायर, C बदल रहा है और V कांस्टेंट है।
तो यहां पर अब नई वाली एनर्जी U डैश क्या होनी चाहिए, हाफ C डैश इंटू V का स्क्वायर, V तो कांस्टेंट है, और C डैश क्या है, K इंटू C, हाफ K C V स्क्वायर। तो K टाइम्स हाफ C V स्क्वायर मतलब एनर्जी स्टोर्ड भी कितनी होगी, K टाइम्स U। तो यहाँ पे आपको एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन भी मिल गया। एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज आई, दैट बिकम्स K टाइम्स U अगर बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटर की कैपेसिटी इस तरह से बदल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड करके, ठीक है। लास्ट में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/D है, इस केस में V सेम है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स तो नहीं बदली, तो हम ये कह सकते हैं इट इज कांस्टेंट, क्योंकि V और D दोनों कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी नहीं बदला। दूसरा तरीका क्या था देखने का, दूसरा तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। हां, अगर अब यहां पे सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन एरिया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नया वाला चार्ज है Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट को K से मल्टीप्लाई करना है। सो Q डैश कितना है, दैट इज K टाइम्स Q अपॉन K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, K कैंसिल आउट हो गया। सो ये अगेन किसके इक्वल आ गया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के इक्वल, विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो E के दो फॉर्मूले थे, V अपॉन D भी था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी था। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। हाँ, जब अगली बार डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया तो एप्सिलॉन नॉट क्या, डिनोमिनेटर में भी K को मल्टीप्लाई करेंगे, और चार्ज भी K टाइम्स हो ही चुका है, ये हमने पहले यहां पर डिटरमिन करके रखा। वहां से भी हमें यही दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हमें यह कहा जाए बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो पक्की बात है क्या कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सो Q इज कांस्टेंट, Q इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये हम पहले ही कह चुके हैं। कैपेसिटी बदल चुकी है। अब आई बारी V की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ओरिजिनल V कितना था, ओरिजिनल V था बेटा जी Q अपॉन C, इजंट इट। तो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस V डैश क्या होना चाहिए, चार्ज तो कांस्टेंट है, तो C की जगह क्या आ जाएगा, C डैश, एंड व्हाट इज C डैश, दैट इज K इंटू C। इसका मतलब ये हो गया कि जो V डैश है, Q बाई C क्या था, V, दैट इज V अपॉन K। सो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 1 बाय K टाइम्स। उसके बाद आते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड। चूंकि अब Q C V तीनों डिटरमिन कर चुके हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आ रही है अब डिटरमिन कर चुके हैं। अगर ना किया होता, जैसे मैं वहां बता रहा था, डायरेक्टली आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करें, अब वो फॉर्मूला प्रेफर करें जिसमें वो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो, एक जो कांस्टेंट है और दूसरी जो चेंज हो रही है। तो यहां पे अगर ओरिजिनल एनर्जी स्टोर्ड के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूं U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, अब तो आप कोई भी कर सकते हैं क्योंकि V भी हम डिटरमिन कर चुके हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो U की वैल्यू है Q स्क्वायर अपॉन 2C, नई वाली एनर्जी U डैश, अब Q कांस्टेंट है, अपॉन 2C डैश, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस KC, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2C क्या था, ओरिजिनल एनर्जी, सो इट शुड बी U अपॉन K। तो एनर्जी स्टोर्ड में भी क्या चेंज आ गई, इट विल बिकम 1 बाय K टाइम्स। अब लास्ट में आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो फॉर्मूला V बाई D, और अगर नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश ढूंढना है तो V डैश अपॉन D डैश, क्योंकि सेपरेशन तो बदली नहीं, और V डैश कितना है, V बाय K इंटू D। सो ये आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1 बाय K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1 बाय K टाइम्स। दूसरा फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था आपको, E के लिए एक फॉर्मूला और है हमारे पास, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन एरिया। सो एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली कितना होगा, E डैश, देखो Q तो कांस्टेंट है, हाँ, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया इनटू A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 बाय K टाइम्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करो, यहां से V बाई D को तो भी वही रिजल्ट आ रहा है, यहां से यूज करो तो भी यही रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, नहीं निकलेंगे फिर बताइएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।